नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्येंद्री.com पर आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने आपसे मुलाकात कराई है हमारे वरिष्ठ सहयोगी और बहुत नामधन्य पत्रकार पुष्परंजन जी, जो प्रिंट में रहे मेरी ही तरह। अब हम सब लोग जो हैं धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी अपनी शक्लें दिखा रहे हैं थोड़ी बहुत। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पुष्प जी का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, चूंकि बाहर बहुत समय रहे, बाहर पढ़े लिखे भी, बहुत यात्राएं की और बहुत जगहों पर काम किया, तो बहुत सारा अनुभव है इनके पास। और मेरी इच्छा रहती है कि ऐसे मित्रों से, जिन लोगों ने एक लंबा समय पत्रकारिता में गुजारा है, आप लोगों तक उनके अनुभवों को और उनके अनुभवों की रोशनी में दुनिया को दिखाने की कोशिश की जाए। तो पिछली बार नेपाल के बारे में और एक खास बात, और उसके बाद देखिए वो नेपाल के उनकी पार्टी के लीडर आए भी थे और अभी लौटे भी हैं। लगभग उसी तरह की बातें जो वहाँ सबसे पहले इस कार्यक्रम में बताई पुष्प जी ने हम लोगों को, वैसे ही घटते हुए हमने उन चीजों को देखा है। और अब हम आज अपने एक दूसरे पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगेगा। म्यांमार, जो हम लोग बचपन में तो उसको बर्मा जानते थे, हमारे यहाँ उसको बर्मा कहा जाता था। और रंगून जो उसका एक बहुत मशहूर शहर है, जिसे अब यांगोन कहते हैं वो लोग, तो ये अंग्रेजी में उसको रंगून उन लोगों ने कहा हुआ था। तो वही हम लोगों को भी जानकारी थी, हम लोगों को जो भी जानकारी उस जमाने में मिली सब अंग्रेजों की थी। तो बर्मा और रंगून ये हमारे पुराने नाम थे, लेकिन जो नए बच्चे हैं आप लोगों के लिए तो, या नए युवा जो हैं उनके लिए, अभी नया नाम म्यांमार और यांगोन ही उपयुक्त होगा। तो म्यांमार के बारे में आपको आज बताएंगे पुष्परंजन जी। अभी हाल में उनके राष्ट्रपति तो क्या, वो सेना के प्रमुख हैं, और वही लोग वहाँ सेना घूम फिर के ज्यादा रह रही है। हमसे एक साल बाद वो आजाद हुए थे 48 में। सब ब्रिटिश कॉलोनी ही थे, हम और वो सब। और वो इलाका था जहां हमारा जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो भी बनी थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। और जापानी वहां तक आ गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो खैर, तो उस बर्मा का जो अब म्यांमार है, उसके राजनीतिक इतिहास, भारत से उसके संबंध, और जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जिसमें लाओस है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, भारत भी है और चीन भी है। सबसे बड़ी बाउंड्री चीन से ही है उसकी। इन सब के उनसे क्या रिश्ते हैं, भारत के लिए उसका क्या महत्व है, अमेरिका के हर जगह इंटरेस्ट होते हैं, वहां भी हैं। इन सब चीजों पर धीरे धीरे पुष्परंजन जी से पूछेंगे। तो 62 में वहां पहली बार सैनिक शासन आ गया था। तब से लगातार बार बार, बीच में 2011 में एक ढीला ढाला सा लोकतंत्र वहां आया, लेकिन 2015 के चुनाव में एक बहुत वहां की मशहूर नेत्री रही हैं, आंग सू की। वो जेलों में बंद थी बहुत समय तक, और दुनिया भर में उनको उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनको जो है दुनिया भर में मानवाधिकार संगठन और विश्व में सभी लोग उनके बारे में बात किया करते थे, बहुत चर्चित रही वो। और वो फिर प्रधानमंत्री बनी थी वहां। उसके बाद कुछ चीजें ठीक हुई थी, लेकिन फिर वहां बीच बीच में सैनिक शासन आ जाता है। अभी फिर आ गया है 21 से, और अभी चल रहा है। हालांकि वहां बहुत सारे विद्रोही ग्रुप हैं जो हथियारबंद हैं। वो कहा जाता है कि सिर्फ ये जो सरकारें हैं वहां जो बनती हैं, वो शहरों में रह जाती हैं। तीसरे, वहां एक और चीज समस्या हुई थी, एथनिक समस्या बहुत बड़े लेवल पर। यानी वहां एक मुस्लिम आबादी थी, जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। और रोहिंग्या, जो हम लोगों के यहाँ बहुत राजनीतिक रूप से प्रयुक्त होता है जो शब्द संज्ञा, रोहिंग्या मुसलमान, उनका, और वहाँ जो आबादी है वो बौद्ध धर्म को ज्यादा मानती है। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले कट्टरवादियों और रोहिंग्या समुदाय के कट्टरवादियों के बीच बड़ा संघर्ष वहां चला। हिंसा हुई बहुत बड़े पैमाने पर, और बाद में वो वहां से खदेड़े गए। तो मतलब रोहिंग्या जो मुसलमान थे वो वहां से, उनको छोड़ना पड़ा अपना घर। 7 लाख से 10 लाख के बीच इनकी संख्या बताई जाती है। इनके संगठनों में एक संगठन था जिसे सऊदी अरब की ओर से आर्थिक सहायता वगैरह मिलती थी, जिस पर म्यांमार की सरकार आरोप लगाती थी कि वो एक आतंकवादी संगठन है। और जैसा कि इन सब मामलों में होता है, दूसरा पक्ष उसको कहता है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। तो इस तरह की परिस्थितियां हमारे दक्षिण एशिया में भी बहुत है, एशिया में भी बहुत है, लैटिन अमेरिका में भी बहुत है, अफ्रीका में भी बहुत है। ऐसी ही एक
आप कह सकते हैं हिंसक वातावरण वाले देश में, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि एक बड़ी बाउंड्री हमारे उत्तर-पूर्व की म्यांमार से लगती है, उस पर सब पर बात करेंगे पुष्परंजन जी से। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। मैंने ज़्यादा ही भूमिका बता दी। आप बताइए कि उनके राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे, वो राष्ट्रपति क्या, उनके राष्ट्राध्यक्ष जो सैनिक शासक हैं, वो आए थे। तो क्या भारत के साथ करीब 1 बिलियन का जो व्यापार है, उसमें क्या मेरा ख़्याल है 1 बिलियन ही ऐसा कुछ है शायद। तो छोटा-सा व्यापार है, तो इसमें क्या हमारे लिए उनका है और क्या उनका इंटरेस्ट हमारे में है? क्या परिस्थिति है? सब हमारे दर्शकों को आप आज म्यांमार के बारे में बताइए। ये शीतल जी, देखिए यांगून से हमारे संबंध, खासकर भोजपुरिया समाज का संबंध ज्यादा रहा है। वो गीत आपको याद होगा, बहुत ही पॉपुलर गीत था बहुत कि पॉपुलर है वो। रंगून या चल गेले हाँ, रंगून। ये चल गए रंगून। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। तो ये तो अभी अभी उसको नए सिरे से कुछ कलाकारों ने गा दिया है। कोक स्टूडियो भारत में भी खुल गया है, तो अभी उसको नया जी गा दिया गया है और बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। जी, अच्छा बताया। जी हाँ, बिल्कुल। और वो सांस्कृतिक और एक तरह से दिल जुड़ा हुआ है ना। रंगून में कोई भी जी, घटना, कुछ भी होता है म्यांमार जी, में, आज का म्यांमार और कल का बर्मा, तो जी, लगता है कि हमारे बीच कुछ हो रहा है और हम जानना चाहते हैं, हमारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे, कुछ तो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर, लेकिन हुँ, जनरल साहब जो आए, जनरल मिन आंग लांग जो आए, हुँ, उनका हुँ। आना अपने आप में थोड़ा सा लगा कि हमारी जो भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, वो जी, क्यों जी। उनका इतना रेड कार्पेट वेलकम कर रहा है। वो एक जी, विषय है अपने आप में, क्योंकि भारत को बताया जाता है कि लोकतंत्र का पुरोधा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी लीडरशिप आगे रहती है। तो एक जी, सैनिक तानाशाह को उसका वेलकम करना अपने आप में एक सवाल है, मतलब उस क्वेश्चन मार्क तो है अपने आप में कि क्यों वो आए और किस वजह से आए, और भारत की रणनीतिक रुचि क्या है, ये जानना जरूरी है। तो वो हुँ, उनके आने के पीछे देखिए, जब वो जनरल थे, उस समय भी आ चुके हैं, जनरल मिन आए थे 2019 में, तब आंग सान अच्छा। सूची सत्ता में थी, मतलब देख रही थी, विदेश मंत्री भी थी और म्यांमार सरकार की सलाहकार भी, मुख्य सलाहकार, जैसे कभी बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार बनाए गए थे, उस वो बहसियत वो थी। और ये जनरल साहब सेना प्रमुख थे, तो आए थे भारत। तो जनरल को जी, पसंद किया जाता है भारत में 2019 से ही। जब सत्ता में आए, तो उनके सत्ता में आने से कोई कष्ट नहीं हुआ नई दिल्ली को, हुँ, यांगून में चाहे जो नेपदाव में सत्ता में बैठे। तो इनको बुलाने की वजह ये थी, एक तो यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी जो इनकी पार्टी है, इसके तहत ये चुनाव जीत के आए थे, और दिखाया गया कि अप्रैल 2026 में ही, अभी इसी साल चुनाव हुआ है, ज्यादा हुँ, वक्त नहीं हुआ। तो एक तरह से इनका यहाँ बुलाया जाना, नई दिल्ली बुलाया जाना, यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को मान्यता देना होगा। आप अच्छा। एक सैनिक तानाशाह को सत्ता में, चाहे वो सत्ता पलट के आए या उसको एक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक तरीके से आए, चुन के आए, लेकिन आप उसे मान्यता भारत दे रहा है। ये भी एक लक्ष्य था उनको, नई दिल्ली उनका रेड कार्पेट वेलकम करना। और दूसरा लक्ष्य ये था कि हम कैसे स्ट्रेटेजिकली, अभी चूंकि जिस तरह से हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ग्रेट निकोबार की तरफ, हुँ, तो ग्रेट निकोबार से यांगून की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 600 समथिंग, नियर अबाउट 700 नॉटिकल माइल की दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं कही जाएगी। तो एक उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुलाया गया कि भाई आए तो हमारे संबंध, खासकर उस इलाके में कोई हलचल हो, कुछ भी हो चीन की तरफ से, क्योंकि बार बार चीनी सत्ता प्रतिष्ठान के लोग आते रहे हैं यांगून, और यांगून नहीं, नेपिदो। तो नेपिदो आने का मतलब है जो राजधानी है, उनकी एक्टिविटी बढ़ी है, तो भारत को भी काउंटर करना है, ये पर्पस उनका रहा है। और इस शिखर बैठक में इससे पहले अप्रैल में बैंकॉक में जो बिम्स्टेक शिखर बैठक हुई थी, उसमें भी जी, जनरल मिल से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी। तो ये बार लगातार मतलब कांटेक्ट में है और डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भारत में जैसे
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, KMTT जिसे बोलते हैं आप, और 109 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर एक और डेवलप किया जा रहा है चीन राज्य के पलटेवा को मिजोरम सीमा के पास से जोरनपुई जिसे जोड़ता है। तो ये भी एक गलियारा है जिसे डेवलप करता है, जो हमें थाईलैंड तक पहुंचाएगा, जो थाईलैंड तक पहुंचाएगा हमें। थाईलैंड वाला जो रूट है वो है म्यांमार इंडिया थाईलैंड जो ट्राइपटाइट रूट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मनमोहन सिंह के टाइम में जो शुरू हुआ था। हाँ, वो है 1360 किलोमीटर हाँ, लंबा, जो मोरे से लेके किस राज्य से हमारे जुड़ता है? मणिपुर के मोरे से लेकर और माओसोत थाईलैंड का बॉर्डर है, उसे कनेक्ट करता है। लेकिन इस पे कोई काम वाम हुआ नहीं है, सच्चाई ये है। मोरे तक मैं गया और वहां वो डेवलपमेंट देख के ही पता चलता है कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ 52 किलोमीटर का मार्ग पूरा किया गया है। 52 किलोमीटर। अब जितना अपना गडकरी जितना भी कुछ कह लें, तो ये जो मार्ग है इस यात्री यार्गी कालेवा खंड तक ये सिर्फ डेवलप किया गया है और इसको इस प्रोजेक्ट को फिर आगे बढ़ा दिया गया 2027 तक कह दिया गया कि 2027 तक हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत तेज रफ्तार में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत सरकार की, उसकी रफ्तार आप देख सकते हैं कि कहाँ हम खड़े हैं। मुख्य रूप से इनको बुलाने का पर्पस ये था कि म्यांमार से आप चीन के मुकाबले ठहर नहीं सकते। हम चर्चा करेंगे कि चीन कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन आप चीन को काउंटर इस बहाने कर लेंगे, भारत कर लेगा, मुझे नहीं लगता है। चीन की जड़ें बहुत मजबूत है और म्यांमार के सैन्य शासक को बुलाने का एक ही लाभ है कि आप उनसे एक अच्छे सूरत हाल और अच्छे टर्म्स कंडीशन में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मेनली बॉर्डर पे वहां के आतंकवादी नहीं है, वहां के नारकोटिक्स का ट्रेड जो है उस पर कंट्रोल और साझा आप कर सकें सूचनाएं, ये सब पर्पस था मोटा मोटी। लेकिन भारत सरकार वहां घुस के क्या कुछ कर सकती है, आई डाउट। जी शीतल जी। अच्छा, आप चीन पे आ जाते हैं। चीन और म्यांमार में बहुत जबरदस्त संबंध है। चीन के एक्चुअली एशिया में जितने भी जापान और कोरिया के असर से अलग है, वो सब में चीन के संबंध सबसे ही बहुत गहरे हैं। आर्थिक संबंध और आर्थिक संबंध तो कोरिया और जापान में भी उनके बहुत गहरे हैं, भारत में भी बहुत गहरे हैं, सबसे गहरे हैं, सच्चाई ये है। तो वो तो एक अलग है, लेकिन म्यांमार के साथ चीन के संबंध है। अब थोड़ा सा दर्शकों को उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी वांग यी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं चीन के, रिसेंटली आए थे और लगातार वहां से डेलीगेशन आता रहता है। एक तो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसका, और दूसरा चीन और भारत के बीच में म्यांमार है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी रहता है चीन का। और जितने हथियार वगैरह आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसका फ्लो चाइना से ही होता है। और चाइनीज जो बॉर्डर है, म्यांमार चाइना बॉर्डर है, उनके सीमाओं से होके म्यांमार होते हुए यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप हैं, आतंकवादी समूह है, वहां तक आने का फ्लो भी बंद नहीं हुआ है। और नारकोटिक से आने का फ्लो भी बंद नहीं हुआ है। अगर हम डाटा देखेंगे तो उलझ जाएंगे उस डाटा में, अपने दर्शकों को खामखा आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो फ्लो बंद नहीं हुआ। जिस तरह से बार बार गृह मंत्रालय में अमित शाह का बयान आता है कि हमने सब कुछ रोक दिया है, वो नहीं बंद हुआ है। रिसेंटली जो सीजर हुए हैं नारकोटिक्स प्लस हथियार के, उससे स्पष्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, चाइना उन चीजों को रोक नहीं पाया है। उसको लगता है कि डिस्टर्ब रहना चाहिए बॉर्डर, भारतीय बॉर्डर खासकर, ताकि ये लोग उलझे रहें। उसमें उलझे रहेंगे तो म्यांमार की जो पॉलिसी है, म्यांमार को जैसे हमें उनके संसाधनों को एक्सप्लॉइट करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। चीन वहां सबसे पहले घुसता है और वहां के, मतलब ये 5-6 साल पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ, जब वहां से रेयर अर्थ मटेरियल निकालने के कई खान चीन ने शुरू कर दिया। रेयर अर्थ के मामले में चीन अभी नंबर 2 है पूरी दुनिया में, जो स्टोर कर रहा है धीरे धीरे। और म्यांमार में अगर थोड़ा सा भी स्टॉक अगर रेयर अर्थ का है तो वहां निकालना शुरू है। 5 साल में पता नहीं दिल्ली में कितने लोग नींद में सोए रहते हैं, उनको कोई मतलब है कि नहीं है कि रेयर अर्थ क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। जब आपके संबंध, बायलेटरल संबंध बुरे नहीं है म्यांमार के सत्ता प्रतिष्ठान से। 2021 में भी सत्ता पलट हुआ था, आंग सान सू की हटाई गई थी, उस समय भी बांग्लादेश की तरह खराब संबंध नहीं थे।
आपने कभी ये एम्बेसी से कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं तोड़े, आप सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहाँ भी हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है म्यांमार में, जो दूतावास है, वो भी ठीक ठाक स्मूथली चल रहा था। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि आप वहाँ जो तत्कालीन सेना में जो लोग सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे, उनसे बातचीत करके वहाँ अर्थ मटेरियल या बाकी भी खनन के बहुत सारे एवेन्यूज वहाँ थे, उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकता था। नहीं, दिल्ली से डेलीगेशन जाता, लेकिन होता उल्टा है, आप कहीं और फंस गए हैं। आपको लगता है कि हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर लें, कोई फ्लो वहां से रोहिंग्या शरणार्थी ना आए, उधर से बांग्लादेश से कोई नहीं आए, लेकिन जो डिफरेंट कैंप हैं आप उसी में उलझ के रह गए। कैंपों में आप वहां के रॉ मटेरियल पे गए नहीं। और चीन लगभग 60% वहां के रेयर अर्थ मटेरियल वाले संसाधनों पर लगभग अपना आधिपत्य जमा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुके हैं। अभी भी फ्यूचर में कई सारे प्रोजेक्ट चीन के शुरू हैं वहां पर। और वहां के जो चाइना बॉर्डर से आगे जो जितनी सड़कें बनी हैं, सब सबके सब ऑल वेदर रोड है, मेटेलिक रोड है वहां पर। ओ, तो वो हर कहाँ तक आती है? कहाँ तक और आती है आप सड़कें? हमारे बॉर्डर को देखिए क्या हालत है, मोरे हाँ। बॉर्डर को देखिए। नहीं नहीं, वो जो चीन की सड़कें हैं वो चीन के बॉर्डर से कहाँ तक, यंगोन तक आ जाती है? नहीं, मोरे तक नहीं आई है। मेरा मतलब कि नहीं नहीं। चाइना का जो बॉर्डर पॉइंट, जैसे हमारा मिजोरम का जो बॉर्डर पॉइंट है, वहां हम्म। तक जो सड़कें हम नहीं बना पाए ठीक से, ओ। वहां ऑल वेदर मेटेलिक है। यानी सेना की बख्तर बंद गाड़ियां जब चाहे वो लोग ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, म्यांमार के भीतर जो सड़कें हैं जी। वो सड़कें हाल में है क्या? वो ठीक ठाक है? क्योंकि वहाँ बहुत और सड़कें अराजकता है और दुरुस्त हैं। बहुत से इलाके जैसे यांगून वाली सड़क है, वो सही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत इंटीरियर जो कि थाईलैंड से जुड़ी हुई सड़कें हैं, वहां थोड़ा भी बनना बाकी है। अच्छा, तो मतलब जी, चीन की एक्सेस बाई रोड यांगोन तक है? यस यस यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये एक बात। अच्छा, अमेरिका भी वहां कोशिश करता रहा है। अमेरिका की क्या स्थिति है यांगोन में? और क्योंकि बहुत बार वो सैंक्शन वगैरह लगा रखे हैं उसने, लगाए कई बार, उसमें कम ज्यादा होता रहता है। एक ओबामा प्रशासन में कुछ कम हुआ था, फिर बाइडेन प्रशासन में बढ़ गया था। तो तो अमेरिका भी वहां के रेयर अर्थ में इंटरेस्ट रखता है, या दुनिया के हर जगह रेयर अर्थ में इंटरेस्ट रखता है, तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, एक दिक्कत क्या है ना, अमेरिका अगर रेयर अर्थ में रखता भी है इंटरेस्ट, तो हम्म। दिक्कत दिक्कत वहां से एक्सप्लॉइट करके अमेरिका तक पहुंचाना। चीन के हम्म। साथ तो बहुत जल्दी है ना, आज निकाला कल पहुंचा लेगा अपने अपने ठिकानों पर। तो हाँ। ये जो मार्क का इशू है, उस मामले में अमेरिका हाँ। पीछे रह जाता है। तो एक जी जी। मामला तो चीन के साथ ये भी है। और चीन हम्म। के जो डिफरेंट ग्रुप हैं वहां पर, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो खनन हम्म। वाले मामले में सहयोग करते हैं चीन को। ओ, अमेरिकन इस नहीं कर सकते हैं वहां पर। इसलिए चीन वहां इस तरह के ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता रहता है और सैनिक जुंटा को भी करता है, दोनों को करता ऑफ कोर्स दैट्स द थिंग। है। बड़ा अच्छा, टिकलिश है। दूसरा जो अमेरिकन लॉबी और यूरोपियन यूनियन की अलग अलग लॉबी म्यांमार में, इनकी टकरार चलती रहती है। अच्छा। यूरोपियन यूनियन की जो लॉबी है वो चाहती है कि हम इनको अपने आईने में उतार लें। अमेरिकन हाँ। अपना घौंस वाला, अमेरिकन के तरीके थोड़े घौंस वाले और चौधराहट वाले होते हैं, यूरोपियन यूनियन थोड़े सोफिस्टिकेटेड हर होते हैं। जगह। लेकिन ये दोनों हाँ। लॉबी चाहते हैं कि हम इंटरेक्ट करें। चीन इसमें बहुत आगे है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बांग्लादेश म्यांमार के संबंध कैसे हैं? चूंकि वहाँ 7 से 10 लाख रोहिंग्या आए हैं बांग्लादेश में, जी और उसमें से बहुत सारे भारत भी आ गए थे। हैं अभी भारत में बहुत जगह, और कुछ उनको हटाया हटाया भी जाता है बीच बीच में। उनको लेके पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ हमेशा ही गर्म रहती है। तो जी। उसकी क्या स्थिति है? देखिए, एक चीज, आंग सान सूकी जब सत्ता में आई तो लगा था कि शायद बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, बांग्लादेश और म्यांमार के संबंध ठीक हो जाएंगे। डेमोक्रेसी हम्म। वहां भी है, यहाँ भी है, और शेख हसीना तब थी। तो हम्म। लग रहा था कि दोनों महिलाएं मिलके कुछ रास्ते निकालेंगी, और भारत का भी उसमें रोल रहेगा।
लेकिन साला कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इन द सेंस कि यहाँ भारत में एक तरह से रोहिंग्या एक बहुत बड़ा इशू है, पॉलिटिकल इशू है अपने आप। भारत के लिए रोहिंग्या जो लगता है कि हर चुनाव में एक इशू बनना चाहिए और यही ऐसा ही सीन लगभग वहां पर है म्यांमार में। सुकी के रहते हुए उनके जो ग्रुप में सुकी की जो पार्टी है, विद इन पार्टी लगातार एक दबाव बना रहा सुकी पर कि आप जो बौद्ध गरम दल के वाले लोग हैं उनको समझाएं, और वो लोग तभी समझेंगे जब आप रोहिंग्या वालों को यहाँ से बाहर करेंगे। तो सुकी ने लगभग समर्थन किया था इस लॉबी को, जो खासकर रोहिंग्या लॉबी थी। ये लोग उल्टा कह रहे थे कि आप बांग्लादेश इसे अपने पास ले जाए। बांग्लादेश इसको मानने को तैयार नहीं है, और भारत इनको बांग्लादेश को नहीं कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है भारत को कि आप म्यांमार से बात कीजिए और इनको वापस हमारे यहाँ से भी कॉक्स बाजार में जो ये लोग बैठे हुए हैं वहां से भी आप ले जाएं और भारत से भी चले जाएं। मतलब ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट टाइप चीजें हों, इसे दिल्ली टालता गया है, लगातार टालता गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उस टाइम में हुआ था, दिसंबर 2019 में गाम्बिया ने इन पर एक केस दर्ज किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये नरसंहार हुए थे, उसमें मिलिट्री को पूरा सपोर्ट किया गया था उस समय जो भी तो आंग सान सुकी को बुलाया गया था फाइनल हियरिंग में, और फाइनल हियरिंग में आंग सान सुकी ने सेना का पक्ष लिया था। इंटरेस्टिंग अपने आप ये है कि उनका कहना था कि ये हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, और जो अराकान की जो आर्मी थी, ये लोग इनसे सुरक्षा करने के लिए सेना ने अपना एक्शन लिया था। तो ARSA जो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी फुल नेम जिसका है, और जिसे हरकाउल यकीन जो लोकल नेम है वो हरकाउल यकीन है, जिसे खासकर अरबी दुनिया में और बाकी ग्रुप भी उसी नाम से बुलाता है हम लोग। तो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के मामले को वहां पर उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ये कह के कि भाई ये लोग हिंसक थे और खूब गोलीबारी की थी, तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए म्यांमार की आर्मी ने एक्शन लिया। वो नरसंहार नहीं था, हमारा इंटरनल मैटर था। सुकी की बड़ी फजीहत हुई बाद में, जो ग्लोबल मीडिया है, इवन मैंने भी अपने कॉलम में काफी बार लिखा कि सुकी को जो नोबेल प्राइज मिला तो डिजर्व नहीं करती, वापस लेना चाहिए। इस मामले को गंभीरता से नोबेल पीस कमेटी देखे। तो एनीवे वो मामला धीरे धीरे सबसाइड कर गई, लेकिन जिस सुकी ने सेना का इतना संरक्षण किया, उस सुकी ने एक तरह से सेना ही उनके लिए जाहिर उस सत्ता से बाहर कर दिया सेना ने उनको। तो क्या वो अभी अरेस्ट है, अंदर अरेस्ट है कि क्या पोजीशन है उनकी? अरेस्ट नहीं, लेकिन उनके मूवमेंट को सीज रखा गया है। ज्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट वो नहीं कर पाए, इसलिए उनके सीज किया गया। लेकिन आप कोक्स बाजार जाके वहां की हालत देखें, कम से कम कोक्स बाजार में जो इंचार्ज वहां का कुछ महीने पहले तक था, वो मेरे साथ डॉयचे वेले में काम कर चुके थे, बांग्ला डिपार्टमेंट में जर्नलिस्ट थे। वो लौट के आए तो उन्होंने सरकार की डिप्टी सेक्रेटरी का पद संभाला और कोक्स बाजार का चार्ज उनको दे दिया गया। बीच में मैं कोक्स बाजार जाके वहां की हालत देखी, भयावह है, आप जाएंगे देख के वहां। और बांग्लादेश उनको अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है, म्यांमार मानने को तैयार नहीं है हमारा नागरिक है। म्यांमार ने बाकायदा एक कानून 1982 में पास करके इनको नागरिकता के अधिकार से बेदखल कर लिया था कि हम रोहिंग्या हमारे नागरिक हैं ही नहीं, और उस कानून के आधार पर ये कहते हैं कि नहीं, हमें इन्हें वापस लेना नहीं है, ना इंडिया से लेना है ना बांग्लादेश से लेना है, तो जाए कहाँ? एक बड़ा मसला है अपने आप में, और इसमें भारत कोई पहल नहीं कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्या है मैं बताऊं आपको, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ ये म्यांमार से रोहिंग्या भाग के नहीं आए हैं। जब वहां पर गोलीबारी और डिफरेंट ग्रुप की लड़ाई होती है, गृह युद्ध जैसा माहौल होता है, तो वहां से अलग अलग समूह के लोग भाग के इधर आते हैं, हमारी तरफ आते हैं। और इस समय UNHCR की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड वेरीफाई कोई भी कर ले, 86,000 इसी साल अप्रैल 2026 का आंकड़ा बता रहा हूँ,
86,200 चीन जो शरणार्थी हैं वो हमारे भारत वाले इलाके में है, खासकर म्यांमार, मणिपुर वगैरह में, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 राज्यों में ये संख्या है। आप इस 86,200 चीन शरणार्थियों की तुलना आप रोहिंग्या से कर लें। रोहिंग्या कितने हैं भारत में, ये यूएनएचसीआर बता दे। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं शीतल जी क्या है, इन सबों के, इन शरणार्थियों में से 97% लोगों की जो बताया जाता है, ये तो भारत सरकार स्पष्ट करे इस बात को, उनके बायोमेट्रिक आईडी बन गए हैं। राज्य सरकार विरोध कर रही है, वहां की राज्य सरकार ने विरोध कर रही है कि ये गलत हो रहा है, आप लोग मत बनाए, हमारे लिए दर्द हो जाएंगे। केंद्र सरकार उनके बायोमेट्रिक कार्ड बनवा रही है, डबल इंजन सरकार नीति के तहत बना रहे हैं भाई साहब, बता दें आपको। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसमें भारत सरकार, लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है, दिल्ली क्यों ऐसा कर रही है? मुझे आश्चर्य, आप क्यों कर रहे हैं? आपके लिए चुनावी एजेंडा क्यों नहीं बनता है? चुनाव हुए ना नॉर्थ ईस्ट में, असम में हुआ या नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में आप चुनाव करा रहे हैं, तो चीन शरणार्थी आपके लिए मुद्दा क्यों नहीं है? क्यों आ गए 1 लाख के आसपास? ये तो यूएनएचसीआर का आंकड़ा है, आप इसे डबल मान के चले ऑफ द रिकॉर्ड। तो क्या ये शरणार्थी जो या तो बांग्लादेश में आते हैं या भारत में आते हैं, चीन की तरफ नहीं जाते, या लाओस की तरफ, या नहीं, जा ही नहीं सकते हैं, वहां तो बॉर्डर इतना टाइट है, आपकी फेंसिंग नहीं है, उनके पास फेंसिंग है, घुस के दिखा दे कोई चाइना बॉर्डर पर। तो आप यहाँ, जब आपके किसी प्रदेश में आपकी सरकार अगर नहीं है, तो आप टोपी पहना देते हैं उस सरकार को, जैसे बंगाल में हुआ। आप वहां के बारे में नहीं, बॉर्डर लाइन की चौकसी कौन कर रहा है? राज्य सरकार की पुलिस कम कर रही है, आपकी अपनी आईटीबीपी डिफरेंट आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है फिर? आप फेंसिंग नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? फेंसिंग कराइए आप सारे बॉर्डर लाइन। अच्छा, इससे पहले कि मेरी समय सीमा आ जाए 2-2.5 मिनट में, और जो इम्पोर्टेंट चीज आप समझते हो दर्शकों के लायक, वो बता दें। मेरे पास अब 2 मिनट 50 सेकंड है करीब। जी देखिए, भारत को पहली बात ये कि आप, भारत उस पॉइंट पे फंस चुका है, आप चाहते क्या हैं म्यांमार से, ये भारत सरकार तय कर ले। ये नहीं कि कोई डेलीगेशन आ रहा है तो अजीत डोभाल के पास बैठ के फिर वहां से विदेश मंत्री से बात कर ली, फिर मोदी जी के पास बैठ के फोटो ऑप हो गया और चल गया। आप ये चीन नहीं कर रहा है, चीन बहुत गंभीरता से चीजों को प्लान कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। फोटो ऑप नहीं कराता है चीन, बहुत ज्यादा हुआ तो शी जिनपिंग के तस्वीरें दिखा दें, कभी दिखा दें, वो प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आप ना तो आप प्लान करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है। तो पहले तो आप रिव्यू कर लें कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और किस तरह से चाहते हैं। क्या म्यांमार का अर्थ मटेरियल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? रेयर अर्थ मटेरियल महत्वपूर्ण है, और भी उसके संसाधन। थाईलैंड वाला रास्ता तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए, बहुत बड़ा एक वो खुल जाएगा। जी, ये तो आप उसके बारे में, भारत सरकार में मुझे लगता है कि अभी भी सोया हुआ है मंत्रालय, हमारा सोई हुई मशीनरी है। आप चीन के मुकाबले उतरना चाहते हैं तो चीन बनना पड़ेगा, शोशेबाजी से अलग बनना। जी शीतल, बहुत सुंदर लाइन आपने कह दी। अब इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे खींचने से बेकार हो जाएगा कि अगर आप चीन के मुकाबले में आना चाहते हैं तो आपको चीन जैसा बनना पड़ेगा। इस तरह से ढीले ढाले ढंग से जैसे आप चला रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंच जाए और अपने मीडिया में आप उसके बारे में एक अच्छा प्रेस नोट छपवा लें या दिखवा लें, उससे देश के हित सुरक्षित रहें या उनमें विकास हो, ऐसा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी। ऐसे ही आपको हमारे दर्शक ध्यान रखें, वो पुष्परंजन जी हर हफ्ते हम लोगों को इस तरह से अपने पड़ोस के बारे में और दुनिया के बारे में सूचित करते रहेंगे, शिक्षित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.